दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम प्याजे की जो बची हुई स्टेजेस हैं जो कि सेकंड स्टेज से हमें स्टार्ट करना है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अगर इससे पहले कि आपने हमारी स्टेजेस और प्याजे से रिलेटेड जो थ्योरीज के जो छोटे छोटे हमने जो डिस्क्रिप्शन दिए थे उस डिस्क्रिप्शन के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोज़ को देख लीजिए। फिर हम उसके बाद में आज स्टार्ट करते हैं प्याजे की सेकेंड स्टेज। ओके, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड स्टेज से। तो सेकेंड स्टेज जो है उसको बोलते हैं हम प्री ऑपरेशनल स्टेज। ऑपरेशनल स्टेज हिंदी में कहते हैं इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये जो अवस्था है इसका जो टाइम पीरियड है वो है 2 से लेकर के 7 वर्ष तक, 2 से लेकर के 7 साल तक। ठीक है, लेकिन इस अवस्था को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहली जो होती है, पहली अवस्था को कहते हैं हम, पहली अवस्था होती है जिसको हम ए से शो कर रहे हैं यहां, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज। प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था। पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था, ठीक है। इसका जो टाइम है वो है 2 साल से लेकर के 4 वर्ष तक, 4 साल तक, ठीक है, 2 से लेकर के 4 साल तक। अब इसमें बच्चा किस माध्यम से या किस तरीके से चीज़ों को सीखता है या उसके जो सीखने का तरीका होता है वो क्या होता है, इसको समझेंगे हम पहले यहाँ पर। तो इस अवस्था में बच्चा सबसे पहले तो इसमें कहते हैं कि बच्चा जो है वो सीखता है सिग्निफाइज के द्वारा, ठीक है, सिग्निफाइज मतलब इसको कहते हैं आप प्रतीकात्मक अवस्था, प्रतीकात्मक अवस्था। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बच्चा इस अवस्था में प्रतीकों के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से और जो भी उसके साथ में आसपास की जो चीज़ें होती हैं उनको ऑब्जर्व करके चीज़ों को सीखता है। यहाँ पर जैसे इसके अंदर हम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले तो सिंबल्स जिसको आप कहते हैं प्रतीक, इसलिए इसको प्रतीकात्मक अवस्था कहता है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली बच्चा करता क्या है, इसके अंदर बच्चा जो भी चीज़ों को देखेगा उनका मेंटल रिप्रेजेंटेशन करेगा, यानी कि मेंटल पिक्चर तैयार करेगा अपने दिमाग के अंदर। तो इसलिए बोलते हैं यहाँ पर कि हम सिंबल्स के जरिए बच्चा क्या करता है, अपने दिमाग में मेंटल पिक्चर तैयार करता है, ठीक है, मेंटल पिक्चर तैयार करता है, ठीक है। मानसिक चित्रण, ठीक है, तैयार करना। अब इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा इलैबोरेट कर देते हैं हम इसको। बच्चा किसी भी चीज़ को देखता है, कोई सिंबल, कोई चिन्ह, कोई आपने आसपास में देखा होगा, अब बच्चा बोर्ड निकल कर जाता है या कोई चीज़ देखता है, कोई बोर्ड को देखता है, तो बच्चा क्या करता है, उन चीज़ों को, उन चिन्हों को देखेगा, ऑब्जर्व करेगा और ऑब्जर्व करने के बाद में उनसे उन चीज़ों को क्या कर लेगा, इमिटेट कर लेगा या उन चीज़ों को जो है वो ऑब्जर्व कर लेगा और ऑब्जर्व करने के बाद में उन चीज़ों के माध्यम से चीज़ों को क्या करेगा, वो सीखेगा, अपने नए ज्ञान का सर्जन करेगा। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि सेकंड स्टेज के अंदर बच्चे की जो सेकंड स्टेज का जो फर्स्ट पार्ट है, कौन सा वाला, प्री कंसेप्चुअल स्टेज, मतलब यहाँ पर कि बच्चा जो है वो अपने ज्ञान का सर्जन करने के लिए जो भी उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स जो पैदा हो रहे हैं उन कॉन्सेप्ट्स को पैदा करने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करता है, तो सबसे पहले इस्तेमाल करता है वो सिग्निफाइज, मीन्स प्रतीकों का इस्तेमाल करता है, चिन्हों का इस्तेमाल करता है। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ इसी से रिलेटेड है हमारे, बच्चा इसी में क्या करता है, आपका साइंस का यूज़ करता है, यूज साइंस, ठीक है, चिन्हों का इस्तेमाल करता है, चिन्हों का यूज़ करता है, चिन्ह का, ठीक है, चिन्ह ऐसे ही लिखा जाता है हिंदी में, चिन्ह इसी प्रकार से लिखा जाएगा।
चिन्ह का इस्तेमाल करता है। और चिन्ह के इस्तेमाल के बाद में जैसे इसमें क्या हो सकते हैं, आपके वर्ड्स हो सकते हैं कि बच्चा जो है वो वर्ड्स का यूज़ करता है, और बच्चा लेटर्स का यूज़ करता है कि जो भी अक्षर होते हैं, ठीक है, उनका यूज़ करता है। इनके यूज़ से या इनके माध्यम से बच्चा अपने नए ज्ञान का सर्जन करेगा। जैसे यहाँ पर बच्चा जो है वो शब्दों का इस्तेमाल करता है, ठीक है, और किसका इस्तेमाल करता है, आपका अक्षरों का इस्तेमाल करता है, ठीक है, अक्षर का इस्तेमाल करता है। तो इन माध्यम से क्या करेगा बच्चा, इन माध्यम से बच्चा चीज़ों को सीखता है, चीज़ों को जानने की कोशिश करता है। ये चीज़ें बच्चे के ज्ञान के निर्माण में सहायता करती हैं, उसके प्री कॉन्सेप्चुअल थॉट्स को या प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज के अंदर जो ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया होती है, जो ज्ञान के सर्जन का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को पूरा करने में ये दो चीज़ें जो हैं, सिंबल्स और साइंस, इनके माध्यम से बालक क्या करता है, चीज़ों को सीखता है। ये ज्ञान के सर्जन है। ये प्याजे ने बताया था अपनी थ्योरी के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों इसी स्टेज के अंदर जो प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज की जो दूसरा तरीका कह सकते हो आप प्रतीकात्मक के हिसाब से ही, वो एक और होता है आपका सेमियोटिक। सेमियोटिक स्टेज या सेमियोटिक अवस्था भी कहते हैं इसको आप, इसको हिंदी में कहते हैं आप सांकेतिक, ठीक है, सांकेतिक अवस्था। सांकेतिक का मतलब यह है कि बच्चा संकेतों के माध्यम से चीज़ों को सीखता है। ये बिल्कुल ऊपर वाले के जैसा ही है, सिंबल्स और चिन्हों का दोनों का इस्तेमाल करेगा यहाँ पर बच्चा। इन्हीं माध्यम से चीज़ों को सीखेगा, और सीखने के माध्यम से मतलब चीज़ों को जो देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, जो इशारे करेगा, उन इशारों के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करेगा। यहाँ पर बस एक बात ये होगी कि बच्चा जो है वो चीज़ों को कैसे करके सीखता है, इमिटेट करके सीखता है। इमिटेट एंड प्ले, चीज़ों का अनुकरण करेगा, ठीक है, और खेल खेल में सीखेगा, अनुकरण एवं खेल के माध्यम से, ठीक है, कि यहाँ पर चीज़ों को अनुकरण करेगा। अनुकरण का मतलब, इमिटेट का मतलब आप समझते ही हैं कि दूसरे की नकल करना। जो भी चीज़, जो भी उसके आसपास के इन्वायरमेंट में कोई भी घटना या प्रतिक्रिया हो रही होगी, उस घटना को, उस प्रतिक्रिया को क्या करता है, वो ऑब्जर्व करता है, उसको देखता है, और फिर बाद में उसकी नकल करता है, और उसी के माध्यम से चीज़ों को बता देता है कि हाँ, ये जो हमारे पास में, जो उसके पास में जो चीज़ अवेलेबल है या जो माहौल देख रहा है, वो माहौल किस तरह के ज्ञान को उसके सर्जन कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है। अब इसी अवस्था के अंदर और क्या क्या होता है, इसी अवस्था के अंदर हम बात कर रहे हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर बच्चे के अंदर यहाँ लिख लेते हैं, इसके अंदर बच्चे के अंदर क्या होता है, स्टेज होती है। अगर आप इसको नंबर वाइज करेंगे, जैसे अगर आपने इसको नंबर 1 कहा है और इसको नंबर 2 कहा है, तो ये आपका थर्ड जो बात मिलेगी आपको, वो थर्ड नंबर मिलेगा आपको, कि बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है। यहाँ पर ईगोसेंट्रिक कहीं पढ़ा होगा आपने, कहीं आपने ईगोसेंट्रिज्म पढ़ा होगा, एक ही बात है। इसको बोलते हैं हम अहम केंद्रीकरण या केंद्रित, ठीक है। अब अहम केंद्रित या अहम केंद्रीकरण बेसिकली क्या होता है, इसके बारे में हम क्लास के वीडियो की शुरू में ही, जब हमने ये थ्योरी स्टार्ट की थी, बहुत ज़्यादा डिस्क्राइबली और बहुत डिटेल में बताया था इसके बारे में कि ईगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है। लेकिन फिर भी एक छोटा सा ब्रीफ ले लेते हैं हम इसके अंदर। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है बच्चे का वो दृष्टिकोण, वो नज़रिया जिसमें वह सिर्फ अपनी बात को सही मानता है, ठीक है, कि हाँ मेरे ऐसा करने से या मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। इसको आप क्या कहते हैं, ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि बच्चे के अंदर, ये किसी के अंदर भी हो सकता है और किसी भी स्टेज के अंदर हो सकता है। लेकिन प्याजे ने बताया कि बच्चे के अंदर जो ईगोसेंट्रिज्म पैदा होता है, बच्चे के अंदर जो ईगोसेंट्रिज्म आता है, वो ईगोसेंट्रिज्म की जो एज होती है वो 2 से लेकर के 3 साल होती है। एक बात यहाँ याद रखने वाली है कि सबसे ज़्यादा ईगोसेंट्रिक का जो टाइम पीरियड माना गया है वो 3 साल माना गया है। सबसे ज़्यादा जो ईगोसेंट्रिक होता है बच्चा, सबसे अधिक अहम केंद्रित, कब होता है बच्चा, 3 वर्ष में होता है, ठीक है, 3 वर्ष में होता है। अब अपने नज़रिए को सही कैसे, किसी भी तरीके से समझ सकते हैं आप कि बच्चे का नज़रिया कैसे सही हो सकता है। फॉर एग्जांपल, बच्चे ने ये सीखा है कि अगर आपको, जैसे हम किसी
कोई हमसे अगर बात करे और बात करने के बाद में हम उसकी बात का जवाब जो है ना बोल करके ना करके बल्कि सिर हिला करके कह दिया कि हाँ जी हम आपकी बात से एग्री करते हैं, और बच्चे ने इस बात को ऑब्जर्व कर लिया, आइंदा के लिए अब बच्चा अगर किसी और से बात करेगा तो वो क्या करेगा, इसी बात को मतलब इसी इशारे को कि सर हिला करके हाँ करने वाली बात उसको क्या लगेगी, सही लगेगी कि हाँ जी सर हिला करके, सर हिलाने का मतलब हाँ होता है। बट यहाँ पर ये बात याद रखने वाली है कि सर हिलाना सिर्फ और सिर्फ जब ही एप्लीकेबल है जब हम 1-to-1 बात कर रहे हो, कोई सामने वाला पर्सन हमारे सामने खड़ा हो, तभी ये सर हिलाने की बात एप्लीकेबल होगी। वरना फॉर एग्जांपल एक इंसान जो आपसे बहुत दूर खड़ा है, ठीक है, या आपके सामने नहीं है और आप जो है उसकी किसी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल फ़ोन पे बात करना चाह रहे हैं और आपने जवाब नहीं दिया और सिर्फ सर हिला दिया, तो उसको तो पता नहीं चलेगा। लेकिन बच्चा यहाँ क्या मान रहा है, बच्चा ये मान रहा है कि यहाँ पर सर हिलाने का मतलब बिल्कुल हाँ ही होता है। तो ये क्या है, उसका एक अपना जो है वो सोच है, उसका अपना एक जो है वो नज़रिया है कि हाँ सर हिलाने का मतलब हाँ में सर हिलाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ हाँ होता है। तो ये क्या हो गया, उसका एक अपना परसेप्शन तैयार हो गया, या अपनी जो है वो बात को क्या मान रहा है, वो सही मान रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग ईगोसेंट्रिज्म। अब वो ये नहीं मान रहा कि इसका कोई दूसरा इंपैक्ट भी हो सकता है। क्लियर है बात? ओके। अब दूसरी चीज ये है इसके अंदर, ये तो हो गई बच्चे के अंदर कि क्या क्या चीजें आती हैं स्टेज के अंदर। अब पूछ लेता है कि बच्चे के अंदर कौन सी चीज नहीं आती हैं, वो भी हमें याद रखना है। तो कौन सी चीज नहीं आती है, एक स्टेज है बच्चे के अंदर, आपने ये नाम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है जी, रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी, इसको बोलते हैं आप पलटावी अवस्था। ठीक है, पलटावी अवस्था, रिवर्सिबिलिटी। तो इस स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर पलटावी अवस्था नहीं आती है, मतलब बच्चा इस स्टेज में अपलटावी अवस्था में होता है, इरिवर्सिबिलिटी में होता है। अपलटावी मतलब आपको बताया था कि रिवर्सिबिलिटी जो रिलेटेड है वो हमारी किससे रिलेटेड है, नंबर्स से रिलेटेड है। बच्चा इस बात को बिल्कुल नहीं समझ पाता है कि जैसे उसके सामने अगर आप लिखेंगे नंबर 1a + b = b + a भी हो सकता है, ये बात बच्चे को क्या नहीं होती, समझ में नहीं आती है। नंबर से रिलेटेड आप कर सकते हैं, नंबर से रिलेटेड कोई भी एक इक्वेशन को कि 2 + 2 = 3 + 1 भी हो सकता है, ये बात उसको समझने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आप रिवर्सिबिलिटी, पलटावी। ये स्टेज बच्चे के अंदर अभी इस स्टेज के अंदर पैदा नहीं होती है, बच्चा इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकता है, अभी प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज में है इस वजह से। फिर एक और चीज़ होती है जो बच्चे के अंदर क्या नहीं होती, अभी डेवलप नहीं हो पाती है, और उसको हम आप 5th नंबर से अगर आप लिखेंगे तो 5th नंबर के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, 5th नंबर कंजर्वेशन, आपने सुना ही होगा ये। ठीक है, इसको बोलते हैं आप संरक्षण। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा भी था। संरक्षण जो है वो हमारा रिलेटेड है किससे, संरक्षण हमारा रिलेटेड है मात्रा से, कि बच्चा 2 चीज़ों की मात्रा को क्या नहीं कर सकता, कंपेयर नहीं कर सकता, या उसके जो है वो परिणाम को एक्चुअल में नहीं समझ पाता। मतलब वो ग्लास वाला, आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि ग्लास वाला कॉन्सेप्ट और हमने बीकर वाले कॉन्सेप्ट में, कि बच्चा पानी की मात्रा को उसको ज़्यादा मानता है जिसके अंदर पानी की मात्रा उसको ज़्यादा दिखाई दे रही है। जैसे बताया था ना, गिलास के अंदर अगर आप पानी भरेंगे और आप बीकर के अंदर पानी भरेंगे या किसी चौड़े बर्तन के अंदर पानी भरेंगे, तो बच्चा कौन से पानी को ज़्यादा बताएगा, बच्चा उस पानी को ज़्यादा बताएगा जिसकी हाइट उसको ज़्यादा नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो ये कौन सा वाला कंसेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है आपका कंजर्वेशन वाला, संरक्षण वाला। बच्चा इस बात को नहीं समझता है, बच्चा वो सिर्फ ये समझता है कि जो ज़्यादा दिखाई दे रहा है वही ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर बच्चे के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी बच्चे के अंदर क्या नहीं हो पाता, पूरी तरीके से अभी डेवलप नहीं हो पाता है। अब एक इस चीज़ और है जो बच्चे की इस स्टेज के अंदर क्या होती है, डेवलप होती है, और उसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा बार सुना भी होगा क्वेश्चन के अंदर, कि बच्चे के अंदर, इसको हम यहाँ पे 5th नंबर पढ़ लेता हूँ, 6th नंबर के यहाँ से बात कर लेते हैं, 6th नंबर। ठीक है, इसको बोलते हैं आप प्री कॉजल स्टेज। ठीक है, प्री कॉजल स्टेज भी कहते हैं इसको आप, पूर्व कारक अवस्था। ठीक है, अलग नाम से भी जान लेते हैं, कारक अवस्था को कभी कभी कारण अवस्था भी कह देता है। ठीक है, तो पूर्व कारक अवस्था, प्री कॉजल स्टेज, इसी के अंदर होता है ये। ठीक है,
ये एक थिंकिंग है, इसको कहीं कहीं स्टेज के साथ साथ थिंकिंग में भी लिखा हुआ नजर आएगा आपको, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें मिल सकती हैं आपको एज ए क्वेश्चन के अंदर, जैसा क्वेश्चन होगा कभी कभी हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी चेंज होना पड़ता है, ठीक है। तो क्या है पूर्व कारक अवस्था या पूर्व कारक थिंकिंग। इसके अंदर बच्चा जो है वो क्या करता है, दो चीज़ें बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं। जैसे बताया था ना, बच्चे के अंदर जो है वो सिग्निफाइज डेवलप होता है, बच्चे के अंदर जो है सेमियोटिक डेवलप होता है, बच्चे के अंदर ईगोसेंट्रिक डेवलप होता है। लेकिन ये दो चीज़ें जो है बच्चे के अंदर डेवलप नहीं होती हैं। मैं इसके आगे नहीं का निशान लगा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये बच्चे के अंदर अभी डेवलप नहीं हुई है। डेवलप क्या होता है बच्चे के अंदर, यहाँ पर जो है वो डेवलप होता है एक, इसको बोलते हैं आप एनिमिज्म। एनिमिज्म आपने इसके बारे में बहुत बार सुना होगा, जिसको बोलते हैं आप जीववाद। किसी को याद आ रहा है जीववाद के बारे में? जीववाद बेसिकली क्या है? जीववाद का मतलब यह है कि बच्चे के डेवलपमेंट की वो अवस्था जिसमें बच्चा क्या करता है, किसी भी निर्जीव चीज को सजीव समझता है। निर्जीव चीज को सजीव समझता है मतलब निर्जीव, ठीक है, वस्तु को सजीव समझना, सजीव समझना, ठीक है। निर्जीव वस्तु को या निर्जीव चीज को क्या करना, सजीव समझना। मतलब कि नॉन लिविंग थिंग को क्या समझेगा बच्चा जो है वो लिविंग थिंग के अंदर समझेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चा जो है वो अपने गुड्डे गुड़िया के साथ जब खेल रहा होता है और जब बच्चे को चोट लग जाती है खेलते खेलते टाइम पर, तो क्या होता है कि बच्चा जो है वो उसके घर वाले, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं कि अच्छा जी इस गुड्डे ने मारा है तो एक काम करेंगे, उसको जो है ना थोड़ा सा ये बताने के लिए कि हमने जो है ना आपका बदला ले लिया है, तो वो गुड्डे को मारना शुरू कर देंगे। तो बच्चे को लगता है कि हाँ जी अब मेरा बदला पूरा हो गया, इसकी वजह से मुझे चोट लगी थी, अब जो है वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो सेटिस्फेक्शन पर पहुंच जाता है। या सिमिलरली जब बच्चा जो है खेलते खेलते सीढ़ियों से गिर जाता है या बच्चा जो है खेलते खेलते फर्श पर गिर जाता है, तो क्या होगा कि पेरेंट्स क्या करेंगे कि बच्चा क्या कहेगा कि इसने मुझे मारा है, इसकी वजह से लगी है मुझे चोट। तो इसकी वजह से मतलब वो ज़मीन को क्या समझ रहा है, जिंदा समझ रहा है। या और आसान लैंग्वेज में कि कभी कभी बच्चा जो है वो क्या समझता है, आपने देखा होगा कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है तो बच्चा क्या कहता है, आज जो है वो सूरज बहुत गुस्से में है। हालांकि अब सूरज गुस्से में क्या है, वो तो उसका काम ही है, सूरज का तो काम ही है ना कि ज़्यादा टेम्परेचर रखना, ज़्यादा टेम्परेचर होगा सूरज से। तो बच्चा जो है यहाँ पर सूरज को क्या समझता है, बच्चा यहाँ सूरज को सजीव समझता है, ठीक है। तो यहाँ ये बात समझ में आ गई आपके कि बच्चे के अंदर क्या पैदा हो जाता है, जीववाद पैदा होता है। नॉन लिविंग थिंग्स को बच्चा लिविंग थिंग्स में कन्वर्ट कर देता है। हर उसको हर आसपास की चीज़ क्या लगने लगती है, जीवित लगने लगती है, ठीक है। जैसे आज चंदा मामा रूठ गए हैं, ये और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सिमिलरली इसी के जैसा एक और होता है आपका, जो इसी के अंदर आता है आपका, इसके अंदर होता है जीववाद के बाद होता है बच्चे के अंदर आर्टिफिशियलिज्म। इसको बोलते हैं कृत्रिम अवस्था। कृत्रिम का मतलब झूठ कह सकते हो आप एक टाइप से। आर्टिफिशियलिज्म में बना है आर्टिफिशियल का मतलब यह है कि बनावटी चीज। अब बनावटी चीज क्या, बच्चा जो है या एक ऐसी अवस्था जिसमें वो इन्वायरमेंट को, वातावरण को, नेचुरल वातावरण को ह्यूमन के एक्शन से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है, ठीक है। एनवायरमेंट रिप्रेजेंट एज ह्यूमन एक्शन, कि बच्चा जो है वो इन्वायरमेंट को किससे, ह्यूमन एक्शन से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। जैसे बच्चा बादल की तरफ देखेगा और बादल को देख करके क्या कहेगा, इसके बाल कितने घुंघराले हैं। अब घुंघराले बाल किसके होते हैं, अगर सही एक्चुअल में बात की जाए तो घुंघराले बाल अगर आपने देखा होगा तो भाई इंसानों के होते हैं। तो इंसानों के बाल घुंघराले हैं, और लेकिन वो बात क्या कह रहा है कि बादल जो है वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, जैसे घुंघराले बालों की तरह दिखाई दे रहे हैं। चांद को देख करके कहेगा कि आज चंदा मामा रूठ गए हैं मुझसे। आज वो जब चांद नहीं निकलेगा तो क्या कहेगा कि चंदा मामा रूठ गए हैं। तो वो क्या कर रहा है, जो रूठता कौन है, रूठते भी इंसान ही है, ठीक है। तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट को एक ह्यूमन एक्शन से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, ह्यूमन टर्मिनोलॉजी से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। इसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियलिज्म, यानी कि कृत्रिम।
ठीक है। तो ये जो अवस्थाएं हैं वो बच्चे के अंदर क्या होती हैं, डेवलप होती हैं। कौन कौन सी स्टेज में, आपकी प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज के अंदर। प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की पहली स्टेज है, इसकी सब स्टेज भी कह सकते हैं आप। अब इसके बारे में हम इसकी दूसरी स्टेज, जिसको हम इंट्यूटिव स्टेज कह सकते हैं, अंतर्दर्शी स्टेज कह सकते हैं, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें आप समझ लीजिए कि हम यहाँ पे बच्चे के अंदर क्या क्या डेवलप होता है। बच्चे के अंदर जो है वो सिग्निफाइंस डेवलप होता है, बच्चे के अंदर जो है सेमियोटिक डेवलप होता है, बच्चे के अंदर प्री कैजुअल स्टेजेस डेवलप होती हैं। इसके अंदर हमने बता दिया आपको जीववाद और आर्टिफिशियलिज्म होता है। बच्चे के अंदर ईगोसेंट्रिज्म डेवलप होता है। और बच्चे के अंदर क्या डेवलप नहीं होता, वो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी डेवलप नहीं होती है स्टेज के अंदर। सिमिलरली बच्चे के अंदर जो है वो कंजर्वेशन, संरक्षण की अवस्था भी इस स्टेज के अंदर नहीं आती है। तो ये जो है वो हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की पहली प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसकी जो सेकंड सब स्टेज है, इंट्यूटिव स्टेज, उसके बारे में अब हम आगे बात करेंगे। दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज की सेकंड स्टेज, जिसको हमने बी स्टेज के नाम से जानते हैं, और आप कहते हैं इसको इंट्यूटिव स्टेज। इंट्यूटिव स्टेज, ठीक है, इंट्यूटिव स्टेज। हिंदी में कहते हैं इसको अंतर्दर्शी अवस्था, ठीक है। अब इसका जो काल होता है, इसका जो टाइम होता है, वो आप समझ सकते हैं। वो होता है आपका 4 से लेकर के 7 वर्ष तक, ठीक है, 4 से लेकर के 7 साल तक, ये इसका टाइम होगा। अब इस अवस्था में बच्चे के अंदर कौन कौन सी चीज़ें डेवलप होती हैं या कौन कौन सी चीज़ें डेवलप नहीं हो पाती हैं अभी, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, बच्चे के अंदर जो है यहाँ से कॉज एंड इफेक्ट डेवलप होता है। कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट, कारक एवं प्रभाव, कारक एवं प्रभाव। अब ये कारक एवं प्रभाव क्या है, कॉज एंड इफेक्ट क्या है? कॉज एंड इफेक्ट का मतलब ये है कि बच्चा किसी एक चीज के होने की वजह से उसके पड़ने वाले प्रभाव को समझ सकता है। मतलब ये कि ज्यादा धूप निकलने की वजह से बारिश होती है, ये कॉज हुआ। धूप निकलना क्या है, कॉज है, और उसका प्रभाव क्या है, बारिश होना। तो इसको कहेंगे हम कि कॉज एंड इफेक्ट। बच्चा इस चीज को समझना क्या कर देता है, थोड़ा थोड़ा सा शुरू कर देता है, ठीक है, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन यहां से उसके अंदर इस तरह की चीजों का क्या होना शुरू हो जाता है, बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। हालांकि जरूरी नहीं है कि गर्मी के पड़ने की वजह से बारिश के वाले कंसेप्ट को ही समझ जाए। इस तरह का कोई भी कंसेप्ट कि ज़्यादा ठंड के ज़्यादा जो है वो हवा चलने की वजह से मौसम ठंडा हो जाता है, बच्चा इस बात को भी समझ सकता है। हवा चलना क्या है, उसका कॉज है, और उसके वजह से उसका क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट ठंडा हो रहा है। तो इस प्रभाव को क्या कर लेगा बच्चा, समझ जाएगा। कि कपड़ों को जो है वो फैला करके सुखाने से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो कपड़ों का सुखाना क्या है, ये कॉज है, और जो है वो सूख जाना उनका इफेक्ट है। तो समझ में आ गई बात कि बच्चा जो है वो यहाँ से क्या समझना शुरू कर देता है, कॉज एंड इफेक्ट के प्रभाव को समझना शुरू कर देता है। इसी के आधार पर बच्चे के अंदर एक चीज डेवलप होती है जिसको बोलते हैं हम ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग बच्चे के अंदर डेवलप होती है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। अब ये ट्रांसडक्टिव रीजनिंग क्या है? ट्रांसडक्टिव रीजनिंग का मतलब ये है कि बच्चा किसी एक चीज के होने की वजह से किसी दूसरी चीज का जो प्रभाव पड़ता है, किसी दूसरी चीज पर जो प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव को समझ लेगा, उस पर लॉजिक लगा सकेगा, अपना क्या कर सकेगा, तर्क लगा सकेगा, ठीक है। तर्क लगाने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता विकसित होती है बच्चे के अंदर, क्षमता विकसित होती है, ठीक है जी। लेकिन बट यहां पर यह बात याद रखना है कि जरूरी नहीं है जो तर्क वो लगा रहा है वो तर्क सही ही हो, वो तर्क सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जाम्पल ये कि ऐसा हो सकता है कि बच्चा जो है वो आपने देखा होगा कि बच्चा कॉज एंड इफेक्ट के प्रभाव से तो काम करेगा, कि बच्चा समझता है कि कॉज एंड इफेक्ट होता है कुछ, और उसके एवज में उसको अप्लाई करना सीखेगा, यहाँ पर उसके हिसाब से तर्क लगाना सीखेगा। मतलब कैसे, बच्चा जो है वो ये कोइंसिडेंट हो सकता है कि बच्चा जब जो है वो अपने गुब्बारे से खेलता है, ठीक है, और गुब्बारे से खेलने पर और खेलते टाइम पर जैसे ही कोई कुत्ता आसपास में उसके कोई कुत्ता मौजूद है या कोई जानवर मौजूद है, या कुत्ता जब वो भौंकता है
तो क्या हो जाता है, उसका गुब्बारा फूट जाता है। पहली बार में ये घटना हुई, फिर दूसरी बार में भी यही सेम घटना हो गई। फिर बच्चा जब वो गुब्बारे से खेल रहा था और फिर जब कोई कुत्ता जो है वो क्या हुआ, भौंकना शुरू हुआ और फिर जो है उसका गुब्बारा क्या हो गया, किसी वजह से फूट गया। तो अब क्या लगेगा बच्चे को ये लगेगा कि कुत्ते के भौंकने की वजह से गुब्बारा फूट जाता है। ठीक है, बच्चे ने रीजनिंग लगा ली। तो बच्चे ने रीजनिंग क्या लगाई है कि कॉज जो है वो कुत्ता है और उसका प्रभाव ये है गुब्बारा फूटना। तो कॉज एंड इफेक्ट की वजह से बच्चा जो रीजनिंग लगा रहा है वो रीजनिंग को हम कहते हैं ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। हालांकि इस रीजनिंग की बात ये होती है कि ये रीजनिंग लॉजिकल भी हो सकती है और इलॉजिकल भी हो सकती है। रीजनिंग पूरी लगाएगा बच्चा। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं हम तर्क करने की क्षमता, या तर्क करने की क्षमता को ट्रांसडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। ये कॉज एंड इफेक्ट के प्रभाव से, यानी कारक एवं प्रभाव से जो है वो विकसित होती है बच्चे के अंदर। सिमिलरली उसके बाद में इसी अवस्था के अंदर और क्या होता है, इसी अवस्था के अंदर बच्चे के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है, भाषा का विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास, भाषा विकास होता है। तो अब आप कहेंगे कि सर भाषा का विकास तो बच्चे का बचपन से ही होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, भाषा का विकास बच्चे के अंदर बचपन से ही होता है। लेकिन यहाँ पर भाषा का विकास सबसे तीव्र होता है। क्या होता है यहाँ पर, सबसे तीव्र, सबसे तेज होता है। यहाँ पर सबसे तेज होता है, यहाँ पर तीव्र होता है। सबसे तीव्र का मतलब ये है कि आपने डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर पढ़ा होगा उसके अंदर हमने ये बहुत डिस्क्राइबली बताया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप एक बार चैनल पे जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर भी यहाँ पर एक छोटी सी बात बता दें कि बच्चे का भाषा का विकास सबसे तीव्र होता है। बहुत तेज़ी के साथ में बच्चा क्या सकता है, भाषा को सीख सकता है और लगभग 6 भाषाएं एक साथ सीख सकता है। 6 भाषाएं एक साथ सीख सकता है, एक साथ सीख सकता है। ठीक है जी। तो ये तो क्या होगा, बच्चे के अंदर जो जो चीज़ें विकसित होती हैं। अब और क्या चीज़ विकसित होती है बच्चे के अंदर, बच्चे के अंदर जो है वो सेंट्रेशन विकसित होता है। सेंट्रेशन, जिसको आप हिंदी में कहते हैं केंद्रीकरण। ठीक है, केंद्रीकरण विकसित होता है। अब केंद्रीकरण क्या होता है, केंद्रीकरण के बारे में हमने पहली वीडियो में आपको बताया था जब हमने थ्योरी स्टार्ट की थी। फिर भी समझ लेते हैं हम कि केंद्रीकरण कहते हैं कि बच्चा जब किसी चीज़ के एक ही फीचर को समझ सकता है, कोई भी चीज़ अब उसको दिखा दी जाए तो उसको लिए जो है वो उसके केवल एक ही फीचर को कंसंट्रेट कर पाएगा, उसको हम कहते हैं केंद्रीकरण। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये दिखाया जाए मार्कर, तो बच्चे के लिए क्या है ये, हम कहेंगे कि बच्चे के लिए ये रेड कलर का मार्कर है। ठीक है, तो अब बच्चा जो है वो इसको सिर्फ और सिर्फ मार्कर समझता है। उसके लिए रेड, मार्कर और प्लास्टिक ये 3 अलग अलग चीज़ें नहीं है। उसके लिए केवल ये एक ही चीज़ है और वो क्या है, मार्कर। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम केंद्रीकरण, सेंट्रेशन। केवल एक ही फीचर को समझ सकता है, केवल एक ही फीचर को देख सकता है। ठीक है, देख सकता है या समझ सकता है, इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप सेंट्रेशन कहते हैं। अच्छा, और अब ये तो हो गई बात है वो कि जो बच्चे के अंदर चीज़ें डेवलप होती हैं इस स्टेज के अंदर हम ना, मतलब हम बात करें प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर हम उसके सब पार्ट में बात कर रहे हैं, कौन से, इंट्यूटिव स्टेज के अंदर। पहले स्टेज के अंदर हमने आपको बताया था, इसकी फर्स्ट स्टेज के अंदर, प्री ऑपरेशनल की स्टेज के अंदर, कि बच्चे के अंदर क्या रिवर्सिबिलिटी और कंजर्वेशन डेवलप नहीं होता। तो यही सिलसिला यहाँ पर भी इस स्टेज get अंदर बच्चे के अंदर रहता है। क्या कि बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी और कंजर्वेशन। ठीक है, कंजर्वेशन मतलब पलटावी अवस्था और संरक्षण अवस्था बच्चे के अंदर क्या नहीं होती है, डेवलप नहीं होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो स्टेज में पहली स्टेज में था, इसके फर्स्ट वाली स्टेज में था, वही सेम कंडीशन बच्चे की जो है वो इसके सेकंड स्टेज में भी रहेगी। तो यहाँ पर बस इस इंट्यूटिव स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर यही चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा विकसित होती हैं और जो विकसित नहीं होती हैं। अब बच्चा जो है वो प्याजे के अकॉर्डिंग बच्चा जो है वो तीसरी स्टेज के अंदर डेवलप एंटर कर जाता है। अब हम जो है वो इसकी थर्ड स्टेज के बारे में बात करेंगे।